आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की गोपनीयता पर सवाल। घटी घर में भूस्खलन पर सख्त हुए विधायक सुंदर सिंह ठाकुर। शिमला में दृष्टि बाधित बेरोजगारों का उग्र प्रदर्शन। शिमला में पार्किंग समस्या पर वरिष्ठ नागरिकों का रोष। बिडवो अस्पताल में डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन। हिमाचल में नगर निकाय चुनावों का ऐलान। मंडी में निजी डायलिसिस केंद्रों पर बड़ा वित्तीय संकट। अब समाचार विस्तार से। मंडी में किडनी रोगियों का डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने वाले निजी केंद्र इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत सेवा दे रहे इन केंद्रों के संचालकों का कहना है कि समय पर भुगतान न मिलने के कारण उनके लिए इस सुविधा को जारी रखना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। निजी संचालकों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकांश निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत योजना को बंद कर दिया है, लेकिन किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सुविधा को जारी रखा गया है। हालांकि इस सुविधा को हर 6 महीने के अंतराल पर अस्थायी रूप से बढ़ाया जाता है, जिससे संचालकों में अनिश्चितता बनी रहती है। संचालकों का आरोप है कि पिछले 3.5 वर्षों में उन्हें केवल 1 या 2 लंबित बिलों का ही भुगतान किया गया है, जबकि बाकी भुगतान करोड़ों रुपए का बकाया है। इस कारण उनकी वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उन्होंने बताया कि डायलिसिस केंद्र चलाने में कई तरह के खर्च शामिल होते हैं, जैसे दवाइयों की खरीद, बिजली बिल, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन शुल्क, भवन किराया, स्टाफ की सैलरी, बैंक ऋण की किस्तें। इन सभी खर्चों को समय पर पूरा करना अब उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। निजी संचालकों का आरोप है कि सरकार इस योजना को लेकर स्पष्ट नीति नहीं अपना रही है। उनका कहना है कि सरकार कई बार इस योजना को घोटाला बताकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती नजर आती है, जबकि दूसरी ओर हर 6 महीने में इस सुविधा को बढ़ाकर संचालकों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। संचालकों ने यह भी बताया कि वे कई बार स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है, ठोस समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। प्रदेश में करीब 30 निजी डायलिसिस केंद्र इस सुविधा को संचालित कर रहे हैं। यदि इन केंद्रों की आर्थिक स्थिति इसी तरह बिगड़ती रही तो आने वाले समय में डायलिसिस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिसका असर सीधा किडनी रोग से पीड़ित मरीजों पर पड़ेगा। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मरीजों को सप्ताह में 2 से 3 बार उपचार के लिए आना पड़ता है। ऐसे में यदि स्थानीय स्तर पर सुविधा बंद होती है तो मरीजों को दूर दराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा, जिससे उनका खर्च और परेशानी दोनों बढ़ेगी। सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं करसोग से बिलोंग करता हूँ जी। हमारा हिमालय हेल्थ केयर डायलिसिस सेंटर के नाम से हमारा डायलिसिस सेंटर है, जिसमें कि हम लोग जो हमारे जो किडनी के मरीज़ हैं उनको हम सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे उनका हफ्ते में मतलब 2 बार डायलिसिस होता है, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर आज सचिवालय आए। तो हमारी समस्या ये है कि जैसे कि हमें पिछले लगभग 3.5 सालों से जो सरकार द्वारा हमारे को पैनल किया गया हुआ है सुविधा को देने के लिए, तो इसमें जो हमारे को मतलब अभी तक सरकार की तरफ से बीच में हमारे को 1 या 2 बार हमारे को पेमेंट मिली है, वो भी नाम मात्र का फंड हमारे को जारी किया गया था। तो आज हमारा आने का मकसद यही है कि जो हमारी जो यहाँ पर जो लंबित बिल पड़े हुए हैं, सरकार जो इनको मतलब जल्द से जल्द जारी करे, ताकि हमारे ऊपर जो एक वित्तीय बोझ पड़ रहा है उसको सुचारू रूप करके हम इस सुविधा को आगे मतलब लोगों को देते हैं। नहीं तो ऐसा हो आने वाले मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि भाई हमारे ऊपर जो ये आर्थिक संकट गहरा रहा है, इस कारण जो हमें इस सुविधा को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे ऊपर भी जैसे स्टाफ की सैलरी है, बायोवेस्ट मेडिकल वालों को पेमेंट देनी होती है, बिल्डिंग रेंट है, साथ में बिजली बिल है, पानी का बिल होता है और स्टाफ की सैलरी है। और जैसे बैंक की जो हमने जो बैंक में भी अपने लोन बनाए हुए उनको उनका भी देनदारियाँ हैं, तो इस तरीके से हमारे को अब ये चीज़ें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमने इसी मुद्दे को लेकर आज हम सचिवालय आए थे। तो हम आज स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिले, तो उन्होंने हमारे को काफ़ी अच्छे तरीके से आश्वस्त किया हुआ है कि जो डायलिसिस वालों की जो भुगतान है इसको हम जल्द से जल्द इसका भुगतान कर देंगे। मैम एक्चुअली मैं नई चौक से हूँ और हम लोग भी डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम लोग हिमाचल वैली हेल्थ केयर डायलिसिस सेंटर
रन करते हैं नेर चौक मंडी में। और सेम जो सर ने समस्याएं बताई हैं, हम लोगों की भी सेम समस्याएं हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। और 3 सालों में गवर्नमेंट ने हमें नाम मात्र पेमेंट की है। अब हम लोगों की कंडीशन ये आ गई है कि हम लोगों को जो क्रेडिट पे कंज्यूमेबल्स और डेली रनिंग एक्सपेंसेस जो फंड्स हमें मिल रहे थे वो भी बंद हो गए हैं। यानी कि हमारे ऊपर क्रेडिट्स जो है ना इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग अब इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए बिल्कुल असमर्थ है। और हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट सर्विस को ये डायलिसिस सर्विस जो रखी है आयुष्मान हिम केयर दोनों स्कीम में, अगर गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू रखना चाहती है तो हम लोगों को पेमेंट करे। और अगर सपोज़ कंटिन्यू नहीं रखना है तो सभी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस सर्विस को बंद कर दिया जाए, जिससे कि हमारे ऊपर जो लायबिलिटीज़ बन रही हैं ये इससे थोड़ा सा हमें राहत मिल सके। अगर सपोज़ किसी ने डायलिसिस करवाना है तो अगर गवर्नमेंट इस स्कीम को बंद कर देगी तो जिसने करवाना है वो कैश पेमेंट दे के करवाएगा, और जिसने नहीं करवाना है वो जहाँ पे जिस तरह से भी उनका अरेंजमेंट होता है वो वैसे करेंगे। अभी सारा बर्डन एक्चुअली हम जितने भी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे ऊपर सारा बर्डन आया हुआ है। और हम इसी समस्या को लेकर आए थे, जिससे सचिवालय में जो है ना हम लोग गए हैं, बातचीत की है, जैसा कि सर ने बताया है। हमारा जो सेंटर है वो नेर चौक मंडी में है और सर का है मंडी करसोग में। और हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 10 से 15 एम्प्लॉयज़ हैं। और हमारे पास नेर चौक में 60 से 70 मरीज़ जुड़े हुए हैं जो कि हफ्ते में 2 बार और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाते हैं। और सर का भी अप्रोक्स जो है ना वो वैसा ही रहेगा, तो वैसा है। मैम हम पिछले 1-1.5 साल से जो है ना चक्कर काट रहे हैं शिमला के, और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हमारी निरंतर बात होती रहती है। तो बट हमें जो है ना इस कम्युनिकेशन का, इस बातचीत का कोई बेनिफिट अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एचआरटीसी बसों की दयनीय स्थिति और शहर में बढ़ती पार्किंग समस्या को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने मीडिया से अपनी बात रखी। चंबा वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सुरेश कश्मीरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एचआरटीसी की बसों की हालत बेहद खराब हो चुकी है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और संबंधित विभाग ऐसा ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुरेश कश्मीरी ने कहा कि चंबा शहर में पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। स्थिति यह है कि लोगों को अपने वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं मिल रही है और आम जनता सड़कों पर वाहन खड़े करने को मजबूर होती जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि चंबा के विधायक ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण के लिए धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। यह पार्किंग पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में बनाई जा रही है, जिससे शहर में पार्किंग की समस्या को काफी हद तक कम करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों ने यह भी मांग की कि एचआरटीसी बसों की स्थिति में जल्द सुधार किया जाए और पार्किंग परियोजना को तेजी से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जो चंबा की गंभीर समस्या इस वक्त सभी महसूस करते हैं वो है पार्किंग की समस्या। यहाँ शहर में कोई पार्किंग है ही नहीं। तो इस बात को लेकर के हमारे विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सहयोग से बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए पैसा भी सैंक्शन करवाया और जो हमारे शहर का पुराना बस स्टैंड क्षेत्र है वहाँ पर एक बहुमंजिला जो पार्किंग है उसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू करवा दिया है। हम महोदय जी का धन्यवाद करते हैं। तो इसके साथ ही हम पार्किंग से जुड़े विषय के ऊपर उनसे अनुरोध भी करेंगे कि जब तक ये पार्किंग तैयार नहीं हो जाती, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग सकता है, तो म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा जो कुछ एक चिन्हित स्थानों पर
छोटी छोटी पार्किंग स्थल बनाई जाए, जैसे टीबी अस्पताल के पास, दुड़ुक मोहल्ले के पास, कसाकड़ा मोहल्ला में, या फिर जो मेडिकल कॉलेज चंबा के बाहर पुरानी कैंटीन है, टूट फूट चुकी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको समतल करके वहाँ भी पार्किंग जो है छोटी सी बनाई जा सकती है। तो इस तरह से शहर की जो ज्वलंत पार्किंग समस्या है उसका थोड़ा समाधान वहाँ भी निकल सकता है। नंबर 2 जिस पर कि हमारा विशेष फोकस रहा वो रहा HRTC चंबा डिपो की जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति पर सभी सदस्यों ने गहरा रोष प्रकट किया। संगठन ने कहा कि वर्षों से लगातार हम मांग उठाते चले जा रहे हैं कि डिपो की हालत सुधारी जाए। एकमात्र डिपो है हमारे जिला का, लेकिन यहाँ की जितनी भी बसें हैं अधिकांश उनमें से अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं, खटारा बन चुकी हैं, जो कि लोगों या यात्रियों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। तो पुरानी एवं जर्जर बसें और यहाँ पर तकनीकी जो स्टाफ है उसकी भी कमी चल रही है, कल पुर्जों की कमी चल रही है। तो बार बार बसें जो है वो थोड़ा दूर जाने पर ही रुक रही हैं, कईयों का इंजन फेल हो रहा है, कईयों में आग लग रही है, और यहाँ तक कि बरसात के मौसम में तो उनकी छतें जो है वो भी टपकती नज़र आ रही हैं। पहले तो यात्रियों को छाते खोल के बैठना पड़ता था, अभी हाल ही में एक बस जो कि ट्राइबल एरिया होली में गई थी, वहाँ तो मजबूरी में ड्राइवर को भी छाता खोल के जो है बस के अंदर बैठना पड़ा और बस को चलाना पड़ा। तो हम इस संबंध में कई बार परिवहन प्रशासन को, प्रबंधक को लिख चुके हैं, बता चुके हैं। 2024 में तो हमने हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी, जिनके पास की ये अपने ट्रांसपोर्ट विभाग भी, उनको एक विस्तृत पत्र लिखा था और मांग की गई थी कि यहाँ की जो अब व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन उसका आज दिन तक कोई भी जवाब नहीं आया। इसके अलावा हम परिवहन प्रबंधन से ये भी मांग करते हैं कि जब वायदा किया गया था नए बस स्टैंड बनने पर कि हर 15-20 मिनट के बाद शटल बस सर्विस सेवा जो है पुराने बस स्टैंड से नए से पुराने को चलती रहेगी, लेकिन उसमें भी रोज़ाना व्यवधान पड़ता है, तो कृपया इसे सुचारू रखें। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली और गोपनीयता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने प्रेस विज्ञापन जारी कर आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की गोपनीयता के साथ लगातार समझौता किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर छात्रों के साथ खिलवाड़ है। SFI ने कहा कि वर्तमान समय में विश्वविद्यालय और उससे संबंध महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा चल रही है। ऐसे संवेदनशील समय में उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत दिखाई दे रही है। संगठन के अनुसार संजौली महाविद्यालय से सामने आई तस्वीरों ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन तस्वीरों में देखा गया है कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं उन बसों में ले जाई जा रही है जिसमें सामान्य छात्र यात्रा करते हैं। इतना ही नहीं, संजौली बाईपास रोड पर उत्तर पुस्तिकाएं लावारिस हालात में रखी हुई दिखाई दी, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। SFI का कहना है कि पहले उत्तर पुस्तिकाओं को विशेष सीक्रेसी बस के माध्यम से अत्यंत सुरक्षित और गोपनीय तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इस व्यवस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के पास केवल एक ही सीक्रेसी बस उपलब्ध है और नई बसों की खरीद को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। संगठन ने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर गोपनीयता पर हमला है। मामला यही तक सीमित नहीं है। SFI ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन के अनुसार अब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए केंद्रों का चयन महाविद्यालय स्तर पर किया जा रहा है और इन्हें स्थायी स्तर पर ही जांचा जा रहा है, जबकि पहले इन उत्तर पुस्तिकाओं को राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय में जांच के लिए भेजा जाता था, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती थी। SFI का मानना है कि इस तरह की प्रक्रियाओं में बदलाव से परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि उत्तर पुस्तिकाओं के परिवहन और मूल्यांकन दोनों में
पारदर्शिता और गोपनीयता नहीं रखी जाती तो इसका सीधा असर छात्रों के परिणामों और उसके भविष्य पर पड़ सकता है। संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और तुरंत प्रभाव से ऐसी व्यवस्थाओं को बंद किया जाए जो गोपनीयता के खिलाफ है। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित परिवहन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाए और मूल्यांकन प्रक्रिया को भी पहले की तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। एसएफआई ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संगठन व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह मुद्दा छात्रों और शैक्षणिक जगत में चर्चा का विषय बन गया है। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हालात है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है छात्रों के एग्ज़ामों को यहाँ रोड के ऊपर जो है बाईपास रोड संजौली के अंदर जो है वो रखा गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सिक्रेसी के साथ जो है पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। सिक्रेसी बस में जो है इन एग्ज़ाम्स को जो है वो ले जाया जाता है, लेकिन आज इन एग्ज़ाम को जो है यहाँ सड़कों के ऊपर रखा गया है और विश्वविद्यालय की बसों में जो है इन एग्ज़ाम को ले जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है छात्रों का भविष्य आज सड़कों के ऊपर है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के हालात है। ये इस प्रशासन के हालात है कि आज किस प्रकार से जो है छात्रों के भविष्य को सड़कों के ऊपर रखा जा रहा है, किस प्रकार से जो है आज पूरी की पूरी विश्वविद्यालय की सिक्रेसी के साथ जो है वो खिलवाड़ की जा रही है। आप देख सकते हैं संजौली बाईपास के अंदर ये हालात है, जहां छात्रों के एग्ज़ाम्स को जो है जो आंसर शीट्स है छात्रों की उसको जो है संजौली के अंदर बाईपास के अंदर जो है रोड के अंदर जो है वो रखा गया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये विश्वविद्यालय की सिक्रेसी के साथ जो है वो पूरी तरह से खिलवाड़ आज की जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये हालात आज पूरे प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। जो एक सिक्रेसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की थी, आज उसे पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया गया है और इस तरह से जो है एग्ज़ाम शीट्स को जो है वो ले जाया जा रहा है, जबकि एग्ज़ाम शीट्स जो है वो सिक्रेसी बस में बिना किसी सिक्रेसी के साथ जो है वो जाती थी। लेकिन आज के समय पर ये हालात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के और उससे संबंधित कॉलेजेस के हैं। आप देख रहे हैं नज़ारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हालात का, जो संजौली महाविद्यालय के एग्ज़ाम हाल ही के अंदर यूजी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम चले हुए हैं। यूजी के एग्ज़ाम्स को जो है आंसर शीट्स को जो है किस प्रकार से यहाँ सड़कों के ऊपर खड़ा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की छात्रों की बस जो है ये है और जो सिक्रेसी बस का काम जो है यहाँ पर कर रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है छात्रों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो सिक्रेसी है उस सिक्रेसी के साथ जो है साफ तौर पर ये खिलवाड़ है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो है वो की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों के चुनावों का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के 51 नगर निकायों में 17 मई को मतदान करवाया जाएगा, जबकि पंचायती राज संस्थानों के चुनावों की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाचर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। नगर निगम चुनाव धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाएगी। आयोग के अनुसार इस बार कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाता लगभग 1,80,963 और महिला मतदाता 1,59,882 है। खास बात यह है कि 1808 युवा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता सारथी ऐप के माध्यम से अपना और अपने परिवार का नाम वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। चुनाव आयोग को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों की मतगणना 17 मई को कर दी जाएगी, जबकि चारों नगर
नगर निगमों के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। हालांकि फिलहाल केवल शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा की गई है, लेकिन पंचायती राज संस्थानों के चुनाव भी जल्द होने की संभावना है। करीब 3600 पंचायतों में छोटी सरकार के चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए 27 अप्रैल को मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकेगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत अब डीसी, एसडीएम, वीडियो और जिला प्रशासन अधिकारी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है ताकि चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जा सके। मैं विलंब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने आपको अवगत करवाया, संविधान के अनुच्छेद 243 ZA के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग को शक्तियाँ दी गई है कि वह स्थानीय निकायों के, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए पूर्णतः सक्षम है। इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के ऐसे शहरी निकायों जिनका आरक्षण रोस्टर आयोग को प्राप्त हो चुका है और उनकी जो रिवीजन, स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है, वह भी कल समाप्त हो गई है। तो इन सब शहरी निकायों में निर्वाचन करने का फैसला किया है। इस कड़ी में 51 ऐसी हमारी शहरी निकाय शामिल हैं, जिसमें 4 नगर निगम, सोलन, धर्मशाला, पालनपुर और मंडी, 4 हैं। इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत। 4 नगर निगमों में 64 वार्ड सीमांकित किए गए हैं, परिसीमांकन जहां हुआ। 25 नगर परिषद में 229 वार्ड्स का परिसीमांकन हुआ है तथा 22 नगर पंचायतों में 156 वार्ड्स का परिसीमांकन हुआ है। तो कुल 449 वार्ड्स में निर्वाचन प्रस्तावित है। सर्वप्रथम निर्वाचन को क्रियान्वित करने के लिए मतदाता सूचियों का अद्यतन जो वर्जन है वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। आप सबको ज्ञात है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 1/10/2025 को एलिजिबिलिटी मानते हुए उस समय ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स जारी किए थे और 13/11/2025 को फाइनल भी कर लिए थे। लेकिन किन्हीं कारणवश, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, उस समय निर्वाचन नहीं हो पाए। अतः ये ना हो कि जो एलिजिबल इस पीरियड के दौरान हमारे जो प्रदेशवासी हैं एलिजिबल हो गए हों, वह अपने मतदान से वंचित रह जाएं, तो पुनः निर्वाचन आयोग ने 1 अप्रैल 2026 की एलिजिबिलिटी कंडीशन डिक्लेयर की और उसके बाद स्पेशल रिवीजन भी किया गया। इन 51 शहरी निकायों में कुल 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिला मतदाता आइडेंटिफाइड है।
18 वर्ष की आयु वाले जिन्होंने अप्लाई किया राज्य निर्वाचन आयोग के पास, ऐसे 1808 मतदाता हैं, जिसमें 961 पुरुष और 847 महिला मतदाता हैं, जो कि प्रथम बार अपने मत का उपयोग करेंगे। जहां तक मतदान केंद्र स्थापित करने की बात है, तो इन 51 शहरी निकायों में 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है, उन मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र अर्थात ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं और ऐसी स्थिति में पुरुष और महिला के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन, पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं जहां तक संभव हो। नगरोटा बगबग के विधायक एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने बड़ोह अस्पताल में अत्याधुनिक डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से क्षेत्र के किडनी रोगियों को अब दूर दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस अवसर पर आर.एस. बाली ने कहा कि किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डायलिसिस एक लंबित और नियमित प्रक्रिया है, जिसमें मरीज को सप्ताह में 2 से 3 बार अस्पताल आना पड़ता है। पहले इस क्षेत्र के मरीजों को डायलिसिस के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज या अन्य दूर स्थित अस्पतालों में जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की भारी हानि होती थी। उन्होंने बताया कि नई मशीनों के माध्यम से मरीज का खून मशीन में जाकर साफ किया जाता है और फिर शरीर में वापस पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया करीब 5 से 6 घंटे तक चलती है, जो मरीजों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में नजदीक सुविधा उपलब्ध होना उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी। आर.एस. बाली ने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के घर के करीब पहुंचाना है, ताकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। स्थानीय लोगों और मरीजों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। एक मरीज ने बताया कि पहले उन्हें इलाज के लिए टांडा जाना पड़ता था, जिसमें पूरा दिन लग जाता था और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब बड़ोह में ही डायलिसिस की सुविधा मिलने से समय की बचत होगी और इलाज में भी आसानी होगी। इस नई सुविधा से न केवल मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि उनके परिजनों पर पड़ने वाला आर्थिक और मानसिक बोझ भी कम होगा। क्षेत्र के लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भविष्य में भी अन्य स्थानों पर किया जाएगा। कुल मिलाकर बड़ोह अस्पताल में डायलिसिस केंद्र की शुरुआत कांगड़ा जिला के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये जो बड़ोह का अस्पताल और बड़ोह की ये सेवा, अस्पताल तब बनता है जब अस्पताल के अंदर पूरा स्टाफ होता है और स्टाफ के साथ उसके अंदर सुविधाएं होती हैं। बड़ोह को देखते हुए और इस आसपास की पंचायतों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से जो डायलिसिस कराने जाते हैं लोग, उनको यहाँ से टांडा जाना पड़ता है या बाहर जाना पड़ता है या प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। और डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि आजकल बीमारी बहुत बढ़ गई और ये गुर्दे की बीमारी है और गुर्दे की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस बीमारी के कारण जो पहला इसकी चिकित्सा है वो डायलिसिस है। खून को साफ करा जाता है इस मशीन के अंदर, आपका खून जाता है और उस खून को प्योरीफाई करके दोबारा बॉडी के अंदर जाता है। मतलब पहले बॉडी से खून को एक तरफ से निकालते हैं और एक तरफ से डालते हैं। ये एक लंबी एक्सरसाइज है, एक दिन में तकरीबन 6 घंटे लग जाते हैं और एक हफ्ते में जिसको किडनी की, गुर्दे की बीमारी होती है, उनको एक हफ्ते में मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 3 बार जाना ही पड़ता है। अब वो जब यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से अगर वो टांडा जाएंगे तो टांडा जाने के लिए वो 2 घंटे पहले निकलेंगे, 6 घंटे वहाँ पे लगेंगे क्योंकि उनका फिस्चुला होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है। फिर वो प्रक्रिया 4 घंटे की तो प्रक्रिया है, मतलब बेड पे लेट के उनको 4 घंटा उसको
आपको ब्लड को द्वारा से प्योरीफाई करके डालना पड़ता है, वो ये मशीन करती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया, मतलब पूरा दिन लग जाता है। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर को वापस जाते हैं, और हफ्ते में मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 3 बार, मतलब आधा हफ्ता इसी में लग जाता है। और मुझे ये लगा कि क्योंकि यहाँ चंगर क्षेत्र से जब कोई निकलता है तो बहुत लंबा समय लगता है, और रात को जब वो उनको वहाँ पे टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग वेटिंग में होते हैं, तो टाइम भी उनको अपने हिसाब से मिलता है, तो उस हिसाब से टाइम करके जब वो घर वापस पहुँचते हैं तो रात हो जाती है। तो ये दिमाग में मेरे बहुत समय से चल रहा था कि मुझे कुछ अलग करना है, और ऐसा करना है जो हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैंने डॉक्टर रूबी से बात की। जब पहली बार मैंने डॉक्टर रूबी से बात की तो इन्होंने मुझे कहा कि सर डिफिकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट का अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी हिमाचल प्रदेश में हम लोग इस तरह से नहीं करते। मैंने इनको कहा कि क्या किसी प्राइवेट आदमी को लेके आए और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाएं, तो इन्होंने कहा आप उसके बारे में सोच सकते हैं। मैंने हंस फाउंडेशन से रूबी जी से कहा कि मुझे नंबर दीजिए उनका, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे नंबर प्रोवाइड कराया, तो मैंने उनके दिल्ली में दफ्तर में बात की, उनके सीईओ से बात की, उनके चेयरमैन से बात की, उनके जो भी हेड हैं उन सब से बात की, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरी इस गुजारिश को उन्होंने माना। ना सिर्फ इसके लिए, बल्कि मैंने बोला कि मेरे को अपनी विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में आपका मोबाइल अस्पताल भेजना है, जिसके अंदर डॉक्टर जाएगा, जिसके अंदर एक टेस्ट भी होंगे, जिसमें नर्स भी होगी। और क्योंकि हंस फाउंडेशन विदेश की है, हिंदुस्तान की नहीं है, ये मतलब फाउंडेशन यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर की है, पर जो इस फाउंडेशन को चलाते हैं वो अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में ये बिलियनियर है, मतलब इनके पास परमात्मा ने बहुत पैसा दिया है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो ये पहाड़ी राज्यों में कुछ अपनी तरफ से अपने माता पिता के नाम पे, जो इनके चेयरमैन हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके नाम पे ये पूरे देश में सुविधा देते हैं। तो मैंने इनसे बात की, मैंने कहा कि आप लोग हिमाचल प्रदेश में मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये सुविधा दें। और मेरा विधानसभा क्षेत्र एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, पर हिमाचल प्रदेश का सबसे अग्रणी विधानसभा क्षेत्र है। हेल्थ के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में सभी इंस्टीट्यूशन, कितने सारे अस्पताल, कितने सारे पीएचसी, मतलब मैंने इनको नगरोटा के बारे में सब कुछ बताया, और मैंने कन्विंस किया कि पहली बार आप नगरोटा की तरफ आइए। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 2-3 विधानसभा चुनी। कितनी विधानसभा में आप? कौन कौन सी में? 3-4। हाउ मेनी इन टोटल? टोटल कितनी विधानसभा है? ये सिर्फ ही जहाँ किया है मैंने, जैसे आपने बताया, कितने? 4 के आसपास। 4 विधानसभा हिमाचल प्रदेश में, 4 विधानसभा, और 4 में से 1 नगरोटा बगुआ, ये सबसे बड़ी बात है। सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू की मणिकरण घाटी में घाटीगढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही भूस्खलन की गंभीर समस्या को लेकर सख्त रुख अपनाया। विधायक स्वयं मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक भी की और समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम कुल्लू, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, वन विभाग और तहसील प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विधायक को क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन के कारणों और उससे उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि घाटीगढ़ क्षेत्र में बार बार हो रहे भूस्खलन से स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग बार बार बाधित हो रहा है, जिससे लोगों की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियां और दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक प्राकृतिक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि अब जन सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी बन चुका है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विधायक ने कहा कि अब इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम से तकनीकी रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी, जिससे भूस्खलन के मूल कारणों का अध्ययन कर ठोस उपाय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दीर्घकालिक योजना तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम तुरंत सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सड़क मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। विधायक के दौरे के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि अब इस गंभीर समस्या का समाधान जल्द निकलेगा। ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं और कई बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब पहली बार किसी ठोस कार्यवाही की उम्मीद दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं अक्सर प्राकृतिक और मानवीय कारणों के मिश्रण से होती है। ऐसे में विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब नजर प्रशासन और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई है। आज यहाँ पे हम जो गट्टीगाड़ है बरसानी पंचायत में, जो बड़े दिनों से यहाँ पे लैंडस्लाइड चल रही थी और जिसमें कि खास तौर पे हमारे जो बरसानी पंचायत के सभी जो गांव हैं बड़े प्रभावित इससे हो रहे थे और एक लंबे अरसे से जो एक ये भूस्खलन यहाँ पे चल रहा है जिसमें काफी गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। शुक्र है कि अभी कोई जान का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। हमने तुरंत अभी जो इस पे संज्ञान लिया है, हमारे जो प्रशासन से एडीसी साहब और हमारे जो एनएचपीसी से रंजीत सिंह जी जो है हेड ऑफ द प्रोजेक्ट हैं, उसके साथ में डीएफओ फॉरेस्ट और रेवेन्यू के हमारे सारे पीडब्ल्यूडी के सभी लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जो स्थानीय जनता है इनसे बात करने के बाद वैकल्पिक मार्ग के ऊपर बात हुई है। मैं जो है हमारी सरकार की तरफ से जो डिजास्टर में हमने काफी सारे बैली ब्रिजेस जो है प्रोक्योर करके रखे हुए हैं। यही वजह है कि आज हम मणिकर्ण घाटी में जहाँ भी जरूरत होती है हम वहाँ पे बैली ब्रिज फटाफट डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमें वैकल्पिक मार्ग के लिए जैसे हमारे को ग्राम सभा अपने मंजूरी देती है, जो कि एफआरए की मंजूरी होती है और जो हमारी फॉरेस्ट राइट कमेटी है ये हमारे को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके देते हैं, तो तुरंत हम इसका जो लैंड ट्रांसफर करके वैकल्पिक मार्ग पे काम किया जाएगा। और जो हमारे एनएचपीसी से है ये हमारे को एक डेडिकेटेड मशीनरी भी यहाँ पे देने जा रहे हैं और जो है एक तालमेल के साथ स्थानीय पंचायत, क्योंकि आज के दिन में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी गांव वासियों ने जो एक आम सहमति जो लाडा फंड को लेकर की है, मैं लाडा का चेयरमैन होने के नाते उस फंड को तुरंत सैंक्शन करूंगा और ये काम जो है यहाँ पे तेजी से होगा। मैं समझता हूँ एक वैकल्पिक मार्ग बनने से हमेशा की ये समस्या जो है ये शीला रोड के साथ ये बैली ब्रिज डाल के एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा और उम्मीद करता हूं कि हम इस जो वैकल्पिक मार्ग है और इस सड़क को जो रिस्टोर करने के लिए पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है उन्होंने भी इसके संज्ञान लिया है। हम तेजी से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जैसे हमने बाकी सड़कों को बहाल करने की कोशिश की है, इस वैकल्पिक मार्ग को भी तेजी से बहाल किया जाएगा। शिमला में दहशतवादी बेरोजगारों का आंदोलन एक बार फिर आज देखने को मिला। आज सुबह से हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध जताया। इस अचानक हुए प्रदर्शन से शिमला सर्कुलर रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। सुबह के समय हुए इस विरोध के कारण दफ्तरों और अन्य कार्यस्थलों पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों जाम में फंसे रहे, जबकि कुछ को पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया और यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ के सदस्य का कहना है कि वे पिछले लगभग 2 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। संगठन के अनुसार छोटा शिमला स्थित सचिवालय के पास उनका धरना पिछले 2 वर्षों से जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया
बताया कि सरकार के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वे चक्का जाम करते हैं तब उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई भी समाधान नहीं निकाला जाता। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में विभिन्न सरकारी विभागों में दृष्टिहीन कोटे के तहत खाली पड़े बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरना शामिल है। इसके अलावा वे पेंशन राशि में बढ़ोतरी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और दिव्यांग जनों के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से ये पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में रुचि नहीं दिखा रही है। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार और विशेष रूप से सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री से मिलने के कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि या तो समय नहीं मिला या मुलाकात को टाल दिया गया। दिव्यांगजनों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर उन्हें रोजगार और सम्मानजनक जीवन से क्यों वंचित रखा जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति या ठोस पहल सामने नहीं आई है जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। फिलहाल प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। सुक्खू रोड पे आना होगा, दिव्यांगजनों की समस्या का हल करो। ये हमारी मांग है। सबसे पहली मांग 1995 से लेके 2026 तक, अगर मैं आपको उदाहरण दूँ एक IPH विभाग का, IPH विभाग के साथ अभी हमारी 10 मार्च को मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए सीधा ही कहा था कि हमने 1995 से लेके अभी तक दिव्यांगजनों का रोस्टर लागू नहीं किया है, यानी कि उन्होंने एक भी पोस्ट अभी तक दिव्यांगजनों को नहीं दिया है। अगर अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो उनके पास सैंक्शन पोस्ट क्लास 4 में ही 7,500 तक कैडर है। 7,000 का कैडर देखा जाए तो दिव्यांगजनों को 4% कोटा अलग किए जाए, उसमें ही हमारी हजारों पोस्टें बनती है, उसमें ही हमारा भर्ती मेला खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो बेरोजगार साथी दिव्यांगजन हिमाचल में है वो 1500 से लेकर 2000 है। नजरअंदाज करने की दो ही वजह हो सकती है, या प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को मानती नहीं है या उनके अंदर पूरी तरह से दया भाव खत्म हो चुका है। वैसे तो इस हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता था, लेकिन आज इसे सुक्खू सरकार ने पूरी तरह से दानमराज बना दिया है। जो हमारा ये जन आंदोलन है, ये हमारा चंबा से हमारे साथी पहुंचे हैं, मंडी से बहुत ज़्यादा साथी पहुंचे हैं, कुल्लू से, किन्नौर से, टोटराक्वार से, हर जगह से हमारे साथी आए हैं। अगर आज भी लिखित में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू हमें लिखित में नहीं देते हैं कि कब अपनी मीटिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं देते हैं तो हम यहीं पे थोड़ी देर बाद शर्त जो खोल आंदोलन करेंगे। क्योंकि सुक्खू जी तो 918 दिन में हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, तो दिव्यांगजन ही अपनी दरिया दिली दिखाते हुए मैं थोड़ी देर से उनको वस्त्र दान देता हूँ। एक टोपी दान में देता हूँ, एक अपनी बनियान सुक्खू जी को देता हूँ। क्या पता 5 साल बाद सरकार तो चेंज हो जाएगी, सुक्खू जी के काम ये वस्त्र आ सके। बाकी यही कहना चाहेंगे, जो उग्र रूप होगा वो आधे घंटे में शुरू होने वाला है।